नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2025 को लेकर। यहाँ पर हम आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों करवा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के अभी हम आपको टॉपिक्स करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक बहुत ही दोस्तों विशेष टॉपिक है। इससे दोस्तों हमेशा से प्रवक्ता स्क्रीनिंग में क्वेश्चंस आए हैं, पहले भी आए हैं और आगे भी आने की संभावना रहेगी। उत्तराखंड LT में भी दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न आए थे। तो इस टॉपिक को दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने 4 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। थ्योरेटिकल क्लासेस की बात करें, MCQ की क्लास अलग चल रही है दोस्तों, तो उनको भी आप जरूर देख लेना, आपको दोस्तों बहुत मदद मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों हमारी क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है। ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, अदरवाइज इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी तुरंत ज्वाइन कर लो, उसका लिंक अबाउट सेक्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तुरंत इन सभी जगहों से जुड़ जाइए और एक संपूर्ण तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके बारे में आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी 1 अप्रैल 1961 को केंद्र सरकार के द्वारा। 5 दोस्तों महत्वपूर्ण संस्थान थे, उनको दोस्तों मिलाया गया और उसकी जगह पे NCERT दोस्तों बनाया गया। अब ये 5 संस्थान कौन कौन से हैं देखिए, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, नेशनल बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक्सटेंशन प्रोग्राम या एक्सपेंशन प्रोग्राम, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस या एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य साधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स रिसोर्सेज एंड पाठ्य पुस्तक ब्यूरो यानी कि टेक्स्ट बुक ब्यूरो। तो इन सभी को कंबाइन किया गया और NCERT को दोस्तों बनाया गया। NCERT को क्यों बनाया गया दोस्तों? पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रसार और उसके उन्नयन के लिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई। तो इसका आप देख सकते हैं कि इसका जो फील्ड है वो क्या है, पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा। इसके कार्यालय की बात करें, इसके मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों नई दिल्ली में श्री अरविंद मार्ग पे दोस्तों ये अवस्थित है। इसके बाद बात करेंगे इसके क्षेत्रीय कार्यालय की दोस्तों, इसके 17 क्षेत्रीय कार्यालय है। अब इसके जब संगठन यानी कि इसके ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों बात करते हैं तो उसके 3 दोस्तों लेवल है। ध्यान रखना है कि 3 इसके ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका जो संगठन है वो बेसिकली 3 लेवल पे है। पहला दोस्तों होता है जनरल बॉडी, सामान्य निकाय। सामान्य निकाय का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जो कि आज के समय पे एजुकेशन मिनिस्टर है हमारा केंद्रीय। क्योंकि जो केंद्रीय मानव संसाधन जो आपका मानव संसाधन जो आपका मंत्रालय दोस्तों बेसिकली क्या है, वो अब एजुकेशन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री होगा वही दोस्तों क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा सामान्य निकाय का। इसके अलावा दोस्तों इसमें और कौन कौन से सदस्य होते हैं? ये सदस्य हैं दोस्तों, ये है शिक्षा मंत्री यानी कि राज्य के शिक्षा मंत्री, और इसके अलावा UGC जो हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था उसका जो चेयरमैन है ये इसके मुख्य सदस्य होते हैं। इसके अलावा कुछ और सदस्यों को केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों मनोनीत भी किया जाता है। इसके बाद दूसरी आती है दोस्तों कार्यकारिणी समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव कमिटी। ओके, इसका अध्यक्ष भी दोस्तों आपका केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बेसिकली यानी कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, सेंट्रल की बात हो रही है। और जो इसका उपाध्यक्ष होगा दोस्तों वो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री होगा। ठीक है, सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द एजुकेशन, ये दोस्तों इसके आपके कार्यकारिणी समिति में सदस्य होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है बेसिकली जो हमने अब इससे पहले पढ़ी, यानी कि जो आपकी जो सेकंड कार्यकारिणी समिति है उसमें दोस्तों आपका केंद्रीय शिक्षा सचिव भी होता है और इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन भी होते हैं। और जो NCERT के जो निदेशक हैं ये भी आपके मुख्य सदस्य इसमें होते हैं, यानी कि NCERT का जो डायरेक्टर होगा वो भी दोस्तों इसका सदस्य होगा। और इसके अलावा जो तीसरी है वो है परिषद, और जिसका सर्वोच्च अधिकारी दोस्तों जनरली क्या होता है, डायरेक्टर होता है, निदेशक होता है, और इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का रहता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके 3 लेवल हैं। एक होता है दोस्तों सामान्य निकाय जिसको हम जनरल बॉडी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव कमिटी यानी कि कार्यकारिणी समिति, और तीसरा दोस्तों होता है परिषद यानी कि काउंसिल। कार्य जो इसका जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है उसको दोस्तों डायरेक्टर बोला जाता है। तो ये चीजें दोस्तों आपने यहाँ पर ध्यान रखनी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है।
अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई जो एनसीईआरटी है इसका उद्देश्य और कार्यक्षेत्र क्या है, यानी कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स दोस्तों क्या क्या है। ठीक है, बेसिकली दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी के मुख्य उद्देश्य की दोस्तों बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों वो है कि स्कूली शिक्षा और जो आपकी टीचर्स एजुकेशन है, यानी कि जो शिक्षक शिक्षा है उसका प्रसार करना और उसमें दोस्तों क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करना, यानी कि गुणात्मक उसमें सुधार करना। और इसके लिए सरकार को समय समय पर भी दोस्तों सलाह भी देती रहनी है और साथ ही दोस्तों जो सरकार के द्वारा जो नीति बनाई जाती है, जो पॉलिसी बनाई जाती है, उसी के अनुसार ही जो शिक्षक शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, उसके स्वरूप को भी दोस्तों निर्धारित करना है। लेकिन फिर भी दोस्तों हमने यहाँ पर जो उद्देश्य इनको इस तरह से क्रमबद्ध किया है, इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो स्कूली शिक्षा है उसके विभिन्न स्तरों का स्वरूप और स्तरमान निर्धारित करना, यानी कि डिटरमाइनिंग द नेचर एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के विभिन्न जो स्तर हैं उनके ऑब्जेक्टिव को निश्चित करना और इसके अलावा पाठ्यचर्या का निर्माण करना, यानी कि क्रिएशन ऑफ करिकुलम। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना, यानी कि क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट बुक। ओके, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए दोस्तों जो शिक्षण विधियां हैं उनका विकास करना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग्स मेथड। इसके अलावा जो विज्ञान किट है, यानी कि जो अगर साइंस की शिक्षा देनी है तो उसके लिए जो विज्ञान किटें हैं वो उसको तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ साइंस किट्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन से संबंधित भी इनके कार्य होते हैं, जैसे कि जो स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तर के छात्र हैं तो उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि हैं उनके लिए मूल्यांकन के लिए दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स हैं उनको दोस्तों डेवलप करना है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसकी प्रवेश परीक्षा का भी दोस्तों संपादन भी इनके जिम्मे है। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी दोस्तों इन्होंने तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा है उसके क्षेत्र में भी दोस्तों तकनीकी सहयोग प्रदान करना, नेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्कूली शिक्षा है या फिर आपकी जनसंख्या शिक्षा है या फिर पर्यावरण शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है, शिक्षक शिक्षा है, इससे संबंधित जो आपकी पत्र पत्रिकाएं हैं उनका संपादन करना, उनका प्रकाशन करना, ये दोस्तों इनका कार्य है। इसी तरह से स्कूली शिक्षा है, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, इससे संबंधित जितने भी सॉफ्टवेयर है उनका तैयार करना, उनका प्रसारण करना, ये सभी दोस्तों इसके कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत कौन कौन से दोस्तों विभाग आते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इसके अंतर्गत 15 विभाग दोस्तों आते हैं, जिनको दोस्तों हमने यहाँ पर श्रेणीबद्ध किया है। तो सबसे पहले देख लीजिए पूर्व विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्री स्कूल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा निरौपचारिक शिक्षा एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति शिक्षा विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। इसके अलावा महिला अध्ययन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज। सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एजुकेशन। इसके अलावा विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन। नवोदय विद्यालय प्रकोष्ठ, नवोदय विद्यालय सेल। ओके, शिक्षक शिक्षा और विशेष शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। शैक्षिक मनोविज्ञान परामर्श और निर्देशन विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ओके, इसके अलावा क्षेत्रीय सेवा और विस्तार विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड फील्ड सर्विसेज या डिपार्टमेंट ऑफ फील्ड सर्विसेज एंड एक्सटेंशन। मापन मूल्यांकन सर्वेक्षण और आधार सामग्री प्रक्रियन विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मेजरमेंट इवैल्यूएशन सर्वे एंड डेटा प्रोसेसिंग। योजना कार्यक्रम अनुवीक्षण और मूल्यांकन प्रभाग, यानी कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन डिवीजन। इसके अलावा शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति, यानी कि एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी। फिर पुस्तकालय प्रलेखन और सूचना विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन। प्रकाशन विभाग, यानी कि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एकक, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट। सो आप देख सकते हैं कि दोस्तों जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव हैं उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इसके अंतर्गत विभाग है। और इन सभी विभागों का जैसे आप नाम से पता लग रहा होगा कि इनका क्या क्या कार्य होता रहता होगा। ठीक है, तो ये जितने भी आपके विभाग हैं ये एनसीईआरटी के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी दोस्तों मैंने आपको उद्देश्य बताए उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग दोस्तों इन विभागों की इसके अंतर्गत स्थापना की गई है।
अब बात करेंगे कि दोस्तों जो एनसीईआरटी है इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी संस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। तो इस परिषद के द्वारा दोस्तों कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई, सबसे पहले आता है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली में दोस्तों अवस्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ओके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE, तो इसका जो मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है दोस्तों, वो है कि जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसके अलावा संगोष्ठियां और कार्यशालाओं का आयोजन। ओके, तो ये दोस्तों आपके ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बेसिकली जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसके क्षेत्र पे दोस्तों ये काम करता है, कार्यक्रमों का आयोजन करता है, संगोष्ठी और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। ठीक है, बेसिकली शिक्षा, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई भी रिसर्च होनी है तो वहां के लिए दोस्तों ये उत्तरदायी है। अब कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर दोस्तों 1964 और 66 जो कोठारी आयोग आया था, इसे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली। इसके अलावा फिर दोस्तों अगला आता है केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, तो CIET। इस पर दोस्तों इस बार LT से भी प्रश्न आया था। तो ये संस्थान क्या है दोस्तों, जो शिक्षण सामग्री, शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षिक रेडियो के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने और हार्डवेयर द्वारा उसके प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग मटेरियल, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, प्रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशनल टेलीविजन, एजुकेशन रेडियो एंड ब्रॉडकास्टिंग देम थ्रू हार्डवेयर। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान का जो मेन कार्य है वो दोस्तों क्या है। इसके अलावा फिर दोस्तों आता है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये इसकी जो स्थापना दोस्तों वो हुई थी 1994 में। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जिस नाम से पता लग रहा है दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन, जो कि आपका दोस्तों भोपाल में स्टेब्लिश है, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और दोस्तों बेसिकली जो ये आपका +2 है, जो हमारा +2 यानी कि जब हम बात करते हैं +2 जो पाठ्यक्रम है उसका दोस्तों व्यवसायीकरण से दोस्तों संबंधित है। व्यवसायीकरण उसको व्यवसायीकरण करना है, ठीक है ना, तो उससे दोस्तों संबंधित है। ठीक है, और बेसिकली विभिन्न प्रकार के जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम है उसके शिक्षकों को उसका प्रशिक्षण देना है, उसके लिए दोस्तों ये उत्तरदायी संस्थान है। ओके, तो यहां पर दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भी हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान ये काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जिसको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIEs दोस्तों बोला जाता है। प्रारंभ में दोस्तों इसके 4 ही क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान थे। ठीक है, इसको शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना दोस्तों प्रारंभ में 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की दोस्तों स्थापना की गई थी। अब इनको दोस्तों क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान बोला जाता है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या दोस्तों 5 है। तो कौन कौन सी है, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है, 5 है। और ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल इंस्टीट्यूट है, इसको ध्यान में रखेंगे। RIEs ये पूछा जाता है प्रश्न। तो NCERT के स्टार्टिंग में कितने थे, 4 थे। इनको क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के नाम से दोस्तों जाना जाता था, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अब इनको क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दोस्तों कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 5 है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, एक अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, मैसूर में, और फिर इसके बाद जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, शिलोंग है। ठीक है, अब ये जितने भी संस्थान हैं ये अपने अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालय से दोस्तों संबद्ध है। जैसे कि अभी हमने सबसे पहला जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पढ़ा था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंध है, तो ये भी सारे के सारे अपने जगह की यूनिवर्सिटी से दोस्तों संबद्ध है। ठीक है ना, यहाँ पर जनरली जैसे 2 वर्ष का B.Ed कार्यक्रम होता है, 4 वर्ष का BA B.Ed भी कार्यक्रम होता है, इसके अलावा BSc B.Ed इस तरह के और M.Ed के कार्यक्रम दोस्तों यहाँ पर चलाए जाते हैं। ओके, तो काफ़ी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टीचर्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाते हैं, जिसको कि अभिनव पाठ्यक्रम बोलते हैं हम, वो सारे यहाँ पर चलाए जाते हैं। ओके, तो ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो 1995 के बाद से जो प्राइमरी एजुकेशन है, तो प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन की जब से बात चली है, और इसके अलावा जो +2 का व्यवसायीकरण की दोस्तों बात चली, तो उसके लिए ये जो संस्थान है काफ़ी उत्तरदायी है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। तो ये आपके क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की महत्वपूर्ण चीजें।
अब दोस्तों हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी का क्या योगदान है। अभी तक दोस्तों आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो एनसीईआरटी है दोस्तों बेसिकली दो भागों में काम करता है। एक तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है और साथ ही साथ दोस्तों जो शिक्षक शिक्षा है उसके क्षेत्र में भी काम कर रहा है। सो कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। तो अभी तक दोस्तों जितना भी हमने पढ़ा उससे आपको दोस्तों बड़ा आसान रहेगा इसको समझना। तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों इसका क्या योगदान है। बेसिकली क्या है कि भैया समय समय पर ये आपकी स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन करती है और उसी के आधार पर दोस्तों जो पाठ्यचर्या है यानी कि कोर करिकुलम है उसको दोस्तों तैयार करती है। इसके अलावा दोस्तों ये पाठ्य पुस्तक भी तैयार करती हैं बिल्कुल जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। ओके, इसके अलावा मूल्यांकन की नई नई तकनीकों से दोस्तों जो स्कूल हैं उनको ये अवगत करवाती है। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर तैयार करती हैं ताकि जो पाठ्य विषय हैं उनका प्रसारण किया जा सके, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करती है, उनके प्रसारण की दोस्तों व्यवस्था करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि भाई जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उनके लिए वो प्रवेश परीक्षा का भी दोस्तों संपादन करती है। इसके अलावा उत्तीर्ण छात्रों की जैसे बेसिकली जो कक्षा 10 के जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनके लिए प्रतिभा खोज का कार्यक्रम भी करती है। जैसे कि जवाहर नवोदय है वो भी एक प्रतिभा खोज का ही तरह का कार्यक्रम है, तो प्रतिभा खोज परीक्षा का भी दोस्तों क्या करती है संपादन करती है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा से संबंधित सूचनाएं और आंकड़ों का दोस्तों एकत्रीकरण करती है, उनका प्रसारण करती है, यानी कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन डेटा रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है। तो देखिए सबसे पहले हमने शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान देखा कि ये दोस्तों आपके शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को दोस्तों निश्चित करते हैं, चाहे वो पूर्व प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक शिक्षक हो, तो उसके लिए दोस्तों ये क्या करती हैं जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं उनको दोस्तों ये निर्धारित करती है। इसके अलावा जो अभी हमने पढ़ा क्षेत्रीय शिक्षक शिक्षा है उनकी पाठ्यचर्याओं का दोस्तों क्या करती है निर्माण करती है। सभी स्तर के पूर्व प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर के उनके लिए पाठ्यचर्याओं का दोस्तों क्या करती है निर्माण करती हैं। अब जो RIEs हैं मतलब कि अभी हमने पढ़ा जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है इनके माध्यम से दोस्तों जो आपके सेवारत या फिर सेवा पूर्व मतलब जिनकी अभी सेवा नहीं हुई जब स्टार्टिंग में, तो सेवा पूर्व और जो सेवारत हैं यानी कि प्री सर्विस एंड इन सर्विस जो सेकेंडरी टीचर्स हैं उनके प्रशिक्षण की दोस्तों ये व्यवस्था करती है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है भोपाल है, इसके माध्यम से जो माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा और माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी दोस्तों ये करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है ये वोकेशनल एजुकेशन के इन्हेंसमेंट के लिए दोस्तों अभी फिलहाल उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षा और माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी दोस्तों ये करती है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षण विधियों पर निरंतर दोस्तों ये शोध का कार्य करती हैं और जो आपके सेवारत शिक्षक हैं इन सर्विस हैं या फिर प्री सर्विस टीचर हैं इनको भी दोस्तों आपके नवीन शिक्षण विधियों और तकनीकों से दोस्तों क्या करती है अवगत करवाती हैं। इसके अलावा नई नई शिक्षण साधनों का विकास करती हैं और जो शिक्षक हैं उनको उनके प्रयोग में दोस्तों ये प्रशिक्षित करती हैं। इसके अलावा बेसिकली अगर देखा जाए तो ये शिक्षकों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में भी दोस्तों प्रशिक्षण देती हैं। तो इस तरह के दोस्तों जो योगदान है वो एनसीईआरटी के शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों दिखाई देते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से लगा होगा और अच्छे से दोस्तों समझ में आया होगा कि एनसीईआरटी का आखिरकार क्या योगदान है। ठीक है, किन किन इंस्टीट्यूटों को लेकर ये बनाया गया, क्या इसके उद्देश्य हैं, ये सभी दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा और आपको आगामी एग्जाम में भी दोस्तों ये जरूर मदद करेगा। तो ऐसी क्लासेस के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।